पदार्थ और परमात्मा, जड़ और चेतन, दो का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं। अस्तित्व तो एक का ही है, जिसे परमात्मा कहें और ब्रह्म कहें। ब्रह्म का जो सोया हुआ अवस्था है वो जड़ है, और जड़ जब अपने अल्टीमेट संभावना को उपलब्ध कर लिया है, जाग गया है, वह चेतन है, वह परमात्मा है। अस्तित्व तो दो का नहीं है, अस्तित्व तो सिर्फ एक का है। लेकिन जड़ और चेतन को अभिव्यक्त के लिए इस भाषा को उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जड़ और चेतन दोनों में अगर चुनना हो तो किसको चुनेंगे? जड़ को नहीं चुनेंगे, क्योंकि जड़ के साथ जो है अभिव्यक्त करने की क्षमता नीचा हो जाता है। जब चुनना हो तो चेतन के भाषा में चुने, तो उसमें अभिव्यक्त की क्षमता ज्यादा आ गया है। जड़ तो अनिवार्य रूप से उसमें समावेश हो ही गया है, और चेतनता अपने परिपूर्ण अवस्था को उपलब्ध हुआ है। तो भाषा में जब चुनना हो तो श्रेष्ठ भाषा को चुनना चाहिए, जिससे दोनों का अभिव्यक्ति हो जाए। जैसे बीज और वृक्ष है। बीज क्या है? बीज वृक्ष की वह अवस्था है जिसमें उसका ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है। बीज की संभावना है कि वह वृक्ष हो सकता है। और वृक्ष क्या है? तो वृक्ष बीज के चरम खिलावट। बीज अपने अंतिम संभावना को देख चुका है। वह बीज होने की स्थिति को देखा है जहां उसका अस्तित्व ना के बराबर था, एसेंस तो था, अस्तित्व नहीं आया था, और जहां वह अपनी अंतिम खिलावट को भी उपलब्ध हो चुका है। तो वृक्ष में जो है सो बीज भी है और वृक्ष भी है, लेकिन बीज में अभी वृक्ष होने को है, संभावना है, इसका उपलब्ध नहीं हुआ है। तो हम वृक्ष के भाषा को चुने, हम बीज के भाषा को नहीं चुने। तो अगर कहना हो तो चेतन के भाषा का प्रयोग करें, जड़ का प्रयोग नहीं करें। उसके साथ जो है भाषा की जो अभिव्यक्त की क्षमता है नीचा हो जाता है। अस्तित्व तो एक का है। आज से 100 वर्ष पहले नीत्शे ने घोषणा किया कि परमात्मा मर गया है। परमात्मा मरा हो या न मरा हो ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन विज्ञान ने यह घोषणा किया कि पदार्थ मर गया है, मैटर इज डेड। विज्ञान की जो अवधारणा था पदार्थ के बारे में, पदार्थ हुआ है जिसमें स्थान हो, लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई हो, वो डिफिनेशन टूट गया है। विज्ञान जब पदार्थ के गहन गहराई में उतरा तो वहां देखा है कि पदार्थ तो नहीं है, सिर्फ ऊर्जा है। अणु को जब विस्फोट किया, जो मौलिक कण प्राप्त हुआ है परमाणु, वो ऊर्जा कण है। और परमाणु को जब विस्फोट किया है तब जो कण मिला है वो विद्युत कण है, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको जब वैज्ञानिक एक पर्दे पर 2 विंडो पर एक साथ फेंकता है तो एक ही बार में वो दोनों विंडो से निकलता है। अगर वो कण होता तो एक विंडो से निकलता है, तरंग है तो एक साथ दोनों विंडो से निकलता है। ये जिसका व्यवहार है कभी कण की तरह है, कभी तरंग की तरह है। इसके लिए एक नया शब्द का इजाद किया गया है, क्वांटा का। इससे पहले इसका अवधारणा वैज्ञानिक शब्दावली में नहीं था। हिंदी में इसके अभिव्यक्ति की कोई उपाय ही नहीं है। क्वांटा का मतलब हुआ कण और तरंग दोनों एक साथ। अब ये लॉजिक में इस बात को कंसीव करना ही असंभव है कि कोई चीज एक साथ दोनों कैसे हो सकता है। हम ऐसा बोले हैं कि एक आदमी दौड़ भी रहा है और बैठा भी है, तो ये चीज तर्क में कंसीव करना असंभव है कि कोई आदमी दौड़ सकता है या बैठा हुआ हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं होता है। लेकिन पदार्थ का जो अंतिम कण है या वो अंतिम विभाजक तत्व है, उसको जो देखा गया है तो एक साथ दोनों व्यवहार कर रहा है। सर्टेनिटी का व्यवहार नहीं कर रहा है, अनसर्टेनिटी का व्यवहार कर रहा है। अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ क्या? उसमें चेतना का गुणधर्म है, पदार्थ का गुणधर्म नहीं है। पदार्थ के साथ सर्टेनिटी का बोध हो जाता है। जैसे एक कुर्सी को यहाँ रख दें तो कुर्सी यहीं रहेगा, कल भी आकर देखेंगे तो यहीं रहेगा, जब तक उसे कोई हटाएगा नहीं। लेकिन एक बच्चे को रख दे, अगले क्षण आएंगे तो बच्चा जरूरी नहीं है वहां पर होगा, दाएं मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ जाएगा, या उस स्थान पर नहीं होगा। तो हम जो उसका व्यवहार देखे हैं क्वांटा का, एक साथ दोनों को देखते हैं। कभी वह कण की तरह व्यवहार कर रहा है,
कभी वो तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। जब उसे देखा जाता है तो तरंग की तरह व्यवहार करता है, जब उसे देखा नहीं जाता है तो कण की तरह व्यवहार किया जाता है। तो जो एक साथ दोनों है तो दोनों नहीं है, जो एक साथ दोनों है कण और तरंग तो दोनों नहीं है। ये तो इसकी संभावना बनता है। यूक्लिड का जो ज्योमेट्री में बिंदु का परिभाषा है, बिंदु वह है जिसमें स्थान तो हो लेकिन लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं हो, लेकिन जिसमें भी स्थान होगा तो थोड़ी लंबाई थोड़ी चौड़ाई और मोटाई तो होगा। रेखा का डिफिनेशन वही कहता है जिसमें तो लंबाई हो और चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, लेकिन लंबाई होगा थोड़ा भी तो उसमें चौड़ाई और मोटाई तो हो जाएगा। यूक्लिड ज्योमेट्री में बता रहा है कि बिंदु अलग है, रेखा अलग है, लेकिन यहाँ पदार्थ का जो अंतिम कण मिला है, क्वांटा, उसका व्यवहार देखते हैं एक साथ वह बिंदु और रेखा दोनों का व्यवहार कर रहा है। बिंदु रेखा है, रेखा बिंदु है। यहाँ यूक्लिड का परिभाषा जो है सो समाप्त हो गया है, किसी कैटेगरी में उसे बांधा ही नहीं जा सकता है। तो हम जिसे जड़ या पदार्थ कहते हैं वह पदार्थ नहीं रहा है, वह भी ऊर्जा का सघन रूप है। जिसे हम चेतन कहते हैं, तो पदार्थ जब अपनी अल्टीमेट संभावना को उपलब्ध होता है तो कॉन्शसनेस और चेतन में वह बदल जाता है। तो पदार्थ और चेतन इस दो का अस्तित्व नहीं है। जड़ और चेतन दो के भाषा में हम इससे नहीं तोड़े, दो का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं है, दोनों एक ही चीज का अवस्थाएं हैं। जब परमात्मा सो गया है तो वह जो अवस्था है वह जड़ का है, पदार्थ का है। जब जड़ जाग गया हो अपनी अल्टीमेट संभावना में तो वह जो अवस्था है परमात्मा का है। अस्तित्व दो का नहीं है, अस्तित्व एक का है। विज्ञान जब पदार्थ के गहराई में उतरा तब जो वहां पाया तो सिर्फ ऊर्जा पाया, और अध्यात्म जब अपने चरम ऊंचाई पर अपने अल्टीमेट संभावना को जब उपलब्ध हुआ तब जो उसे पाया उसे वह आत्मा कहते हैं। दोनों के भाषा में भेद है। विज्ञान जिसे आत्मा कहते हैं वह भी ऊर्जा है, और विज्ञान जिसे ऊर्जा कहते हैं उसे दूसरी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा अगर रुचिकर लगे तो उसे हम आत्मा कह सकते हैं। दोनों को बीच सिंथेसिस खोजा जा सकता है, समन्वय खोजा जा सकता है। अगर हम विज्ञान के भाषा में उसका अभिव्यक्त करें तो उसमें दूसरा पहलू जो है सो छूट जाता है, पहले पहलू का वहाँ उजागर होता है। बीज का जो है सो वहाँ उजागर होता है, वृक्ष का नहीं होता है। अगर हम वृक्ष के भाषा में सोचे तो उसमें दोनों समाहित हो जाते हैं। तो दोनों को बीच समन्वय का अभिव्यक्त खोजा जा सकता है। आज न कल अध्यात्म अनिवार्य रूपेण जो है विज्ञान को अपने आप में समावेश कर लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है विज्ञान अध्यात्म को अपने आप में समावेश लेगा, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज है वो जड़ का लैंग्वेज है।